हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा पॉलिटिक्स की। यूपी के इलेक्शन को तकरीबन एक साल रह गया है और पॉलिटिकल गर्मा गर्मी खूब ज़बरदस्त इस वक्त चल रही है। तो इस वक्त बात होगी कि मुस्लिम्स के बारे में हमारी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उनकी क्या सोच है। चूँकि जाहिर है मुसलमान यूपी में तो 20% है ऑफिशियली, वैसे तो हो सकता है ज़्यादा ही हो, तो उनके बगैर भी काम नहीं चलेगा और उन्हें लेना भी है किसी न किसी को। एनीहाउ, इस बारे में मेरी कुछ सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं, कांग्रेस के लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, समाजवादी के हैं, और बीएसपी को तो मैं सेकुलर नहीं मानता हूँ या अपोजिशन नहीं मानता हूँ, वो तो नॉन पार्ट ऑफ बीजेपी है। तो इन लोगों से बात हुआ और इनसे मैंने कहा कि भाई आप भी जैसे एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ाया बिहार में और वही उनकी कामयाबी हुई, तो अपने कुनबे को थोड़ा एनलार्ज करिए। और मेरी अपनी राय ये है कि आप असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ लें। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी बिहार इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी एक्सपोनेंशियली बड़ी तेज़ी से बहुत ऊपर गई है। अगर आप 20 साल से 40 साल के मुस्लिम यूथ से बात करें तो वोट भले ही ना दें कुछ जगहों पर वो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर सपोर्टिव ऑफ ओवैसी साहब। तो मैं कहा आप लेंगे तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और यूपी में तकरीबन 100 सीट्स असेंबली सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम 30 से 65% पॉपुलेशन है, और 16 के करीब लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जिसमें 30% से 65% मुसलमान हैं। तो आपको एक बड़ी सपोर्ट मिलेगी अगर उससे आप अलायंस करें। और मैं कहा हमारा कहना ये नहीं कि आप उसे 100 अगर मुस्लिम सीट्स हैं डोमिनेटेड 100 टिकट दें, आप उसे 10 टिकट दे दीजिए, एनफ। और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो आप उनसे अलायंस ना करिए, बल्कि कुछ सीट्स उनके लिए छोड़ दीजिए जिस पे वो इलेक्शन लड़े। तो उससे कम से कम एक मैसेज आएगा, अब मुस्लिम जो है वो आपस में शायद ना बटे, जो पार्टी उन्हें एकोमोडेट करेगी उसकी तरफ उठ जाएगा। तो उस पर मुझे सब जगह से रेस्पॉन्स ये मिला कि साहब अगर हम ओवैसी को ले लेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमसे भाग जाएगा और बहुत बड़ा पोलराइजेशन होगा। तो उनसे मैंने ये भी कहा कि पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। 80% एक तरफ है, 20% एक तरफ है। और अगर पोलराइजेशन होता है तो वो होता है सिर्फ बाय एंड लार्ज उन कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिन्हें आप टिकट दे के इलेक्शन लड़ाते हैं। क्योंकि जब वो मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं, भाइयों के पास जाते तो वो कहते हैं भाई को वोट दो, यानी आप कम्युनल बात कर रहे हैं। ये मैसेज जब हिंदुओं में जाता है तो वो कहते हैं भाई वो भी भाई को मांग रहे हैं, आप भी भाई हमारे हैं, हमें वोट दो। तो आप तो हारेंगे और हारते हैं। और जहाँ मुसलमान 40 से 45% है वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट इसीलिए जीतता है। तो वो टैक्टिक्स तो काम नहीं कर रही। तो वो जो उनका कहना, लेकिन उनका ये कहना कि साहब हमारा हिंदू वोट कम हो जाएगा। चलिए साहब ठीक है। तो इस बारे में मेरा ये कहना है कि कम से कम ओवैसी को जिस तरह से उसके ऊपर कमेंट किए जाते हैं, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ख़ास तौर से जो इन पार्टीज़ के मुस्लिम दलाल हैं उनके थ्रू उस पर अटैक कराया जा रहा है, उसे आप रोक दीजिए। ओवैसी ने बिहार में भी, 2022 में भी, 20 में और 2025 के इलेक्शन में भी ये कहा कि वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगा अगर आपकी हुकूमत बने, वो एनडीए को नहीं करेगा।
लेकिन मुश्किल है कि आप इतनी दहशत में हैं, इतने डरे हुए हैं। देखिए, अगर आप आइडियोलॉजिकल पार्टी चलाएंगे, आइडियोलॉजी है आपकी, तो उसे तरकीब से बातों को रखिए। तरकीब से तो यही है कि जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान 20% है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसे आपको साथ लेके चलना है, और उसे भी ये सोच के चलना कि हमारे बड़े भाई, हमें इनके साथ रहना है। और सब हिंदू कमला नहीं है, सब मुसलमान बहुत अच्छा नहीं, ये भी याद रखिए। मुसलमान में बाय एंड लार्ज सेल्फिश, खुदगर्जी, जो सिर्फ अपने इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, उस तरह के लोग हैं। कम्युनिटी का कोई नहीं सोच रहा। तो चूंकि वैसी एक कम्युनिटी की बात करता है, ये गलत कहते हैं कि वो कम्युनल है। ये वो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर बोलता है जहाँ 100 करोड़ लोग उसे सुनते हैं। वो पब्लिक टीवी चैनल पे बैठता है, 10 करोड़ लोग सुनते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो आपके राइट्स हैं, या जो जुर्म हो रहा है कम्युनिटी के साथ, उसके ऊपर बोलता है। कितने लोग बोलते हैं वहाँ? ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कितने इश्यूज पे बोलते हैं? तो इसलिए आप देखिए, वो कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट कर चुकी है, तो उसमें एडजस्टमेंट करना है। और सर्टेनली हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि वो इलेक्शन लड़ता है तो कोई वो सीएम पीएम तो नहीं बना सकता, लेकिन सर्टेनली अलायंस करेगा। और जब अलायंस करता है, हिस्सेदारी होती है, तो वो थोड़े बहुत मामलात को ठीक ठाक करता है। ये हमारा कहना है। उसी तरह से अब आप आगे आइए। आसाम में अराउंड 22 या कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी मोर देन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम्स आर मेजॉरिटी। और ओवरऑल अगर देखें, आसाम में अराउंड 40% मुस्लिम्स आर देयर, 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और इस वक्त जो वहाँ हो रहा, जिस तरह का ये प्रेजेंट सीएम कर रहे हैं, वो सबके सामने है। वहाँ लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन में बदरुद्दीन कासमी साहब के साथ अलायंस किया, उनकी AIUDF जो पार्टी है उससे। उनकी जितनी सीट्स आती थी वो आई। कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। कांग्रेस की तो बिहार में भी नहीं रही, कांग्रेस की बंगाल में भी नहीं रही, कांग्रेस की यूपी में भी नहीं रही। तो वहाँ आपका ये कहना है कि बदरुद्दीन साहब से चुका अलायंस किया, इस वजह से हमारी खराब परफॉर्मेंस, जो कि गलत है। और आप ये बताइए कि जहाँ 40% मुस्लिम्स हैं, वहाँ भी आपको मुस्लिम्स वोट चाहिए, मुसलमान की ज़रूरत नहीं। वहाँ भी लीडरशिप को आप पनपने नहीं देंगे। तो देखिए, इसमें कुली ना तो मुसलमान को बहुत तेज होने की ज़रूरत है, ना इन पार्टी लीडर्स को बैठ करके कोई वाया मीडिया निकाले जो आपकी सपोर्ट बढ़े, आपका वोटर बढ़े। और इस वक्त कांग्रेस के साथ मेजॉरिटी जो अच्छे लोग हैं, चाहे दलित हों, चाहे OBC हों, चाहे मुस्लिम्स हों, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट विद रीजनल पार्टी, दे आर विद कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के साथ अनफॉर्चुनेट ये है कि उनका कोई बेसिस ग्राउंड वर्क नहीं है इन स्टेट्स में, टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में अगर कोई अपोजिशन लीडर है दमदार, वो तो अखिलेश है। भले ही आप पसंद करें या ना करें, अपोजिशन का तो वही है। लेकिन वो जो उनके टैक्टिक्स है, चाहे बीजेपी हराओ, मुसलमान को आगे कर दो कि तुम मुसलमान खा जाएगी, अरे बीजेपी तो खा रही है और बीजेपी पावर में है। तो ये बातें भी करना छोड़ दीजिए कि बीजेपी को आप हराइए या ना हराइए, हम आपके साथ हैं। मुसलमान को आगे मत रखिए, उससे आपका नुकसान होता है। मुसलमान पीछे से काम करे, जो करना चाहता है, जो बेहतर समझता है वो करे। लेकिन सच्चाई ये है, इसलिए अपोजिशन का कामयाब होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि रीजनल पार्टीज का जहाँ तक सवाल है, वो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी के ऊपर सवारी तो करना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस का पनपना देखना नहीं चाहती। क्योंकि उन सबको पता है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, जो भी इन रीजनल पार्टीज के पास वोट है, वो तो कांग्रेस का वोट है। तो इन्हें ये खतरा है कि अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती है, दैट विल बी एट देयर कॉस्ट, उनका नुकसान होगा, भारी नुकसान। तो तो अब ये बताइए, जब ये इस तरह से एक दूसरे के सस्पिशियस हैं, तो आपका अलायंस काम ही कैसे करेगा? बड़ा मुश्किल है। तो होना ये चाहिए कि पहले तो ये सोचिए कि भाई
किसी भी तरह से अलायंस करिए, कुछ भी करिए, आपस में बैठिए कि आप कम्युनल फोर्सेस को आप हटाएं और उसके बाद आपस में तय करते रहिए क्या करना है आगे की राजनीति। लेकिन आपके साथ मुश्किल है कि कांग्रेस के साथ तो आप ये कर रहे हैं कि उसे मिनिमम पे रखते हैं, और राहुल गांधी ने हर जगह सेक्रीफाइस किया है, हर जगह उसने झुका है सिर्फ यूनिटी के लिए। लेकिन रीजनल पार्टी का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है। अब रहा मुसलमान, मुसलमान को, इन सब पार्टीज को मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम पार्टी कोई ऊपर आए या मुस्लिम लीडरशिप कोई स्ट्रॉन्ग एमर्ज हो। अब मुसलमान की देखिए, जब इन पर आफत आती है तो कहते हैं हमारा कोई लीडर नहीं। इन्हें शर्म नहीं आती कि जब लीडर कोई आता है तो उसे बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। अरे अगर वैसे खराब है तो वैसे जैसा कोई पैदा करिए ना आप दूसरा। लेकिन चूंकि आप तो खुद गर्ज हैं, आपको तो दलाली करनी है, आपको तो डर सिर्फ ये है कि अगर वैसे स्ट्रांग होता है तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल, जो बीजेपी आरएसएस ने मुद्दे चला रखे हैं मुल्क के अंदर पोलराइजेशन के लिए, या 15% मुसलमानों से हिंदू खतरे में है, ये जो बात चल रही है, और बदकिस्मती ये है कि सब हिंदू समझते भी यही है कि सब वी आर इन डेंजर। यानी दुनिया में कहीं भी हिंदू जहाँ 2% है, 4% है, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, अमेरिका में देख, कहीं खतरे में नहीं है। अगर वो खतरे में है तो हिंदुस्तान में है, जहाँ पीएम भी उनका, सीएम भी उनका, होम मिनिस्टर भी उनका, मिलिट्री भी उनकी, जुडिशरी भी उनकी, सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन हिंदू खतरे में है। क्या दुनिया में कोई दूसरा मुल्क बता सकते हैं जहाँ हिंदू खतरे में है? नो। वो वहाँ खतरे में है जहाँ वो 80% है। ये है कामयाबी। अब जैसे जो मुद्दे मैं कह रहा था, एक लॉ जिहाद है और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कौ स्लॉटर है, धर्मांतरण है। धर्मांतरण और लॉ जिहाद ये वन साइडेड है। यानी अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से कर ले तो लॉ जिहाद है और उसकी लिंचिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मुस्लिम लड़की हिंदू से कर ले तो वो घर वापसी और सेलिब्रेशन उसका होता है, मालाएं डलती हैं। उसी तरह से धर्मांतरण है कि मुसलमान कोई हिंदू बन जाए तो कोई बात नहीं, घर वापसी है, और हिंदू बन जाए तो एक आफत आ गई। देखिए, मैं मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी कहता हूँ कि मुसलमान भी इंडिया में 25 करोड़ के करीब है, दुनिया में मोर देन 1 बिलियन है। तो अगर मुसलमानों ने धोखाधड़ी से, चूँकि वो धोखाधड़ी से ज़्यादातर करते हैं, भाई हार्ट जो होता है वो तो आपके, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आप ये कोशिश करें ही ना कि कोई हिंदू मुसलमान बने। पहले आप सही मुसलमान बन जाए तो काफ़ी है। आप खुद तो मुसलमान है नहीं, और एक गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने की कोशिश को और उसे आप सेलिब्रेट करें, ये आप छोड़ दीजिए। अगर 1000-2000 हो भी गए हिंदू मुसलमान तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कम्युनिटी में। उसी तरह से हिंदूज हैं। इंडिया में 120 करोड़ 125 करोड़ हिंदू है, और पूरी दुनिया में भी थोड़ा बहुत है। तो अगर 1000-2000 मुसलमान हिंदू हो भी गए तो आपके ऊपर क्या होगा? जो आपके यहाँ ऑलरेडी हिंदू, उन्हें खुश कर लीजिए, उन्हीं का पेट भर दीजिए। द वे यू आर ट्रीटिंग दलित्स एंड ओबीसी, तो जो ये कन्वर्ट हो करके आएंगे उन्हें कौन सा दर्जा देंगे आप? किस कैटेगरी में रखेंगे? लेकिन आप इस पर खुश हैं। दूसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे आप मुसलमान को टेरराइज कर रहे हैं, उसकी लिंचिंग कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, वो है कौ स्लॉटर। गाय आप कहते माता है, अगर आपकी है तो हम भी मानते हैं माता है। हालांकि ये सही है कि इस्लाम में उसका गोश्त खाना जायज़ है, प्रिफर नहीं किया गया। मुस्लिम से ऑप्शंस बहुत हैं, भैंसा है, ऊँट भी है, बकरा है, मुर्गी है, देयर आर सो मेनी अदर एनिमल्स।
मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं कि वो गाय खाए, लेकिन जहाँ तक गाय का मामला है, अगर वाकई वो माँ है जिसके नाम पे आप मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं, तो आप पूरे मुल्क में करिए ना इसे बैन। नॉर्थ ईस्ट में गाय का गोश्त बिक रहा है, आसाम में जहाँ इतना बड़ा आरएसएस का चीफ बनकर के जो हमेशा कांग्रेस में रहा और मुसलमानों को बुरी तरह से वो कर रहा, वहाँ भी गाय का गोश्त बिक रहा है, गाय अलाउड है। केरला में, तमिलनाडु में, बंगाल में, गोवा में, सब जगह गाय फ्री है। और जो एक्सपोर्ट हो रहा है मीट, बीफ, एक्सपोर्टर 95% हिंदूज हैं, ब्राह्मण एंड जैन्स, मुसलमान नहीं है। और जो रोजाना मीट खाया जा रहा है हिंदुस्तान में, उसमें 70% हिंदू खा रहे हैं। 70% मीट का कंजम्पशन हिंदू करता है। और आपके 50 मंदिर ऐसे हैं, 10 भी नहीं, 50 क्या 100 मंदिर, टेम्पल्स, जहाँ भैंसे की, बकरे की बलि चढ़ती है और उस मीट को एक तबर्रुक के तौर पर बांट करके खिलाया जाता है। तो तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि जब इसे करना, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप क्या करें, चूंकि आप में दम नहीं है, आप स्टेट वाइज कर रहे हैं और अपनी कन्वीनियंस से देख रहे हैं, कोई नाराज ना हो जाए। साउथ में, तमिलनाडु में, मामा की शादी सगी बहन की बेटी यानी भांजी से सबसे पवित्र अच्छी शादी मानी जाती है और होती है। गोवा में यह कि 5 साल उसके लड़का ना हो तो वो दूसरी शादी कर सकता है। नॉर्थ में, गोत्र में भी नहीं होती। तो ये आप ये क्या कर रहे हैं? अगर करना है, आप में दम है तो लाइए ना यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द होल कंट्री। मुसलमान तो खामखा में डर रहा है इससे, मुसलमान का कुछ नहीं बिगड़ने वाले इससे। आप में दम नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं। तो इन इश्यूज को ये सेकुलर पार्टी जो अपने को कहती है क्यों नहीं उठाती, इस पे बोलती क्यों नहीं? इस पे ये चाहते मुसलमान बोले और इनकी ठुकाई और अच्छी तरह से, और हम नाचे कमरों में, अपने ड्राइंग रूम में, क्या साला मुसलमान जाएगा कहाँ? तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो मुझे यही कहना था इसमें। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना और इसे गौर से सुनिए दोबारा। थैंक यू।